बोल, मराठी नाही येत तुला? नहीं आता मुझे मराठी। हिंदी मराठीत बोल। नहीं आता का मुझे। नाही येत? नहीं आता। कुठे ऑफिसला कामाला आहे? क्यों? क्यों बोले तो? मराठी बोलायला लागणार तुला। का नाही बोलणार तू मराठी? का नाही बोलणार मराठी? नहीं आता। का नाही बोलणार मराठी? नहीं आता। तू महाराष्ट्रात कशाला राहते? महाराष्ट्रात कशाला राहते? महाराष्ट्रात कशाला राहते तू? मेरी मर्जी से रहती। मग निघायचं आता इकडनं निघायचं महाराष्ट्रातून। महाराष्ट्रातून निघायचं क्यों? मेरे खुद का घर है। किधर का गाँव किधर है तेरा? मेरा गाँव कहीं का आप ये मराठी में बात करने का? मराठी में बात कर क्या कर लोगे? भाषा से बात करूँ मेरे से बात मेरी मर्जी। ये सब अच्छी अच्छी दोस्ती में भी हो सकता है, इस नौबत पे ले आया। हम किसी को नहीं निकाल रहे, सबको रखना है सबको रख लो, लेकिन कुछ हुआ तो वीडियो निकाल रहे एक को आरोप करेंगे। आज हम लोग सारे जो एक्स एमएलए सारे मिलकर गए थे अजित दादा पवार के पास। अजित दादा पवार ने हमारी जितनी एप्लीकेशन दी, जितने कोर्ट के आदेश थे, और देखा कि ये कुछ चीजें मैं समझ गया हूँ, आधी अधूरी कुछ बात है और मैं कुछ और भी समझना चाहता हूँ। तो आप लोग कल सुबह 8 बजे शादरी आ जाइए। हम वहाँ से सिर्फ गेट तक निकले हैं कि यहाँ हमारे यहाँ कोड़ा पुलिस चौकी की पूरी टीम आकर खड़ी हो गई। मस्जिद के फेस पे जो दो स्पीकर था वो हम कमेटी वालों ने बोले लो हम ये उतार लेते हैं। डीसीपी ने ये कहा कि बिल्कुल कतई नाही, जितने लगे हैं उतार। मुस्लिम समाजाच्या यांना आवाहन करतो की भले तुम्ही ते भोंगे बंद ठेवा पण ते मशिदीवरती ठेवा, कारण हे तुम्ही त्यांना सॅटिस्फाय करण्यासाठी तुम्ही मुस्लिम समाजाला इतकं वेटीस धरणार का? मी तर म्हणतो ना, धडा शिकवण्यासाठी भोंगे हे मशिदीवरती दिसलेच पाहिजे, भले त्यातनं तुम्ही आजान देऊ नका। आने वाली मुंबई में भी ऑपरेशन लाउड स्पीकर शुरू कर दिया गया है। रात पुलिस के अफसर मदनपुरा इलाके में भारी फोर्स लेकर सड़क पर दिखाई दिए। मस्जिद से लाउड स्पीकर उतारने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। इसे लेकर माहौल 20-25 दिन पहले से ही बन रहा था। सुन्नी बड़ी मस्जिद जिसके इमाम नामवर इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती सलमान नजरी के बड़े भाई मुफ्ती जुबैर मिस भाई हैं, वहाँ लाउड स्पीकर उतारे जाने का विरोध हुआ है। तब यहाँ शिवसेना यूबीटी के विधायक मनोज, जैसे कि आपने जैसे किरीट सोमैया के बारे में बोला, उसका एक राजकारण है। वो जब भी देखेगा तो गोंडी में गया, उधर अंटाव फील्ड में गया, वहां पर उसने सिर्फ एक ही समुदाय को लेकर उसने बोला कि नॉइस पॉल्यूशन एक ही समुदाय को लेकर हो रहा है। हमेशा उसने मस्जिद के खिलाफ ही बोला है सारी चीज, और वो बोलता है कि अनाधिकृत है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ वो खुद ही अनाधिकृत है। वो एक मुंबईमध्ये मराठी माणसाचा हक्क पाहिलाय। तुम्ही कुठून येणार? 15 किलोमीटरवर कान पकड के सॉरी बोल, सॉरी बोलता कान पकड के सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी बोल, लवकर सॉरी बोल, अरे बोल ना, अरे कान पकड बोल, सॉरी बोल भाई, हात चालतील कशा डोक्याची वाट लावू, सॉरी बोल, कान पकड, हात पकड, कान पकड के सॉरी बोल, ऊपर कान पकड़, कान पकड़ तो ऊपर जाके लेके देखो, ऊपर लेके जाएंगे, जल्दी कान पकड़, आपके सामने कान पकड़, समोर हे असा आणि कान पकड, सॉरी बोलो दोनों, देव का फटका, चल लवकर कान पकड़, कान पकड़। महानगर चुनाव से पहले महाराष्ट्र में एक अलग सी राजनीतिक सरगर्म गर्म हो चुकी है। भोंगा वर्सेस मराठी, इसी मुद्दे को लेकर शायद इस बार महानगर पालिका का चुनाव लड़ा जाएगा। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आने वाले चुनाव में कैसे कमर कस के आप लोग चुनाव के लिए काम करने वाले हैं? सबसे पहले भारत की राजनीति में और खासतौर से महाराष्ट्र मुंबई की राजनीति में ये दुर्भाग्य की बात है कि बीते 76 सालों में मुल्क में जो मूलभूत सुविधाओं के बारे में हम लोगों से वादा किया गया है कि जो मूलभूत सुविधाएं, सबको रहने के लिए घर मुफ्त मिलेगा, खाने को सम्मानजनक भोजन मिलेगा, फ्री शिक्षा मिलेगी और स्वास्थ्य मिलेगा, ऐसी तो कोई चीज़ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। मुंबई गड्ढों के अंदर है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, नालियाँ, और उस चीज़ से बचने के लिए हुकूमत ने अभी ये क्या शुरू कर दिया है, वो धर्म की राजनीति कर रही है। आपसी लोगों के अंदर मेलजोल और जो मोहब्बत इखलास था, आज आप सूरत हाल ये देख रहे हैं, एक भारतीय के सामने दूसरे भारतीयों को दुश्मन बना करके उन्होंने ऐसा ध्रुवीकरण किया है कि जिस तरीके से अवसरवादी राजनीति अपनी सत्ता पक्ष को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए और अपनी कुर्सी के चारे पाए बचाने के लिए उन्होंने एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी को दुश्मन बना करके लोगों के सामने पेश कर रखा है। कुछ होमवर्क दिया, यानी एक हरकत करवाया मैं आपके हाथ से। मैंने कहा तालीम मारो, आपने तालीम मारी। आपको बोला सही तरीके से बैठो, आप लोगों ने सही तरीके से बैठा। मालूम है क्यों आपने इताअत किया? मालूम है क्या क्यों आप इताअत किए? क्योंकि आप सब लोग इनकलाबी हैं, आप सब लोग रेवोल्यूशनरी हैं, आप दुनिया को टर्न करने वाले लोग। याद रखिए ये चीज, आप इस मुल्क के अंदर चेंजेस लाने वाले लोग। अगर आप ये चीज नहीं होता ना तो हरकत में नहीं आते थे, वही पुराना तरीके में रहते थे। मैंने कहा कि अटेंशन में बैठे, हरकत में आ गए आपको। तो सबसे पहले यकीनी तौर पर समझे कि आप सब लोग क्या हैं? इनकलाबी हैं। क्या है?
आवाज आना चाहिए। आपके आवाज से कोई डरेगा नहीं। आप सब बोले इनकलाबी है। इनकलाब अगर लाना है, इनकलाबी अगर हमारे अंदर होना है, सबसे पहला चीज जिद हमारे अंदर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कौन सी जिद? भूख से आजादी, खौफ से आजादी का जिद। आप और मैं और आपकी नस्ल, मेरी नस्ल कभी अपने पेट के लिए कभी गुलामी इख्तियार नहीं करना चाहिए। वैसा जिद हमारे अंदर होना चाहिए और हमारे अंदर ऐसा जिद होना चाहिए खौफ से आजादी दिलाने वाली जिद। छोटे मोटे पॉलिसी, छोटे मोटे कानून, छोटे मोटे खाकी के पहनने वाले पुलिस लोग, उनकी खौफ की वजह से कभी हमारी नस्ल गुलामी में दाखिल नहीं होना चाहिए। वैसी जिद हमारे अंदर होना चाहिए। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या कहेंगे, आज अचानक से 29 तारीख के दिन एसडीपीआई की मीटिंग रखी गई। देश में आपको खुद पता है कि मुंबई जैसे क्षेत्र में क्या आ रहा है। अचानक से आपके कार्यकर्ताओं की यहाँ पे बैठक हुई और आप लोगों ने जो यहाँ पे जो निर्णय लिया, क्या कहेंगे? ये बैठक जो है ये कोई अचानक ये नहीं था। हमारे पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है जिसके अंदर एक इंटरनल डेमोक्रेसी का सिस्टम है। हम डेमोक्रेसी के प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से आज मुंबई जिला कार्यकारिणी का निवडणूक था, उसी के तहत में हमारे प्रोसीजर पूरी यहाँ पे फॉलो हो गई है और एक 11 लोगों की जिला कार्यकारिणी का गठन हुआ है, जिसके अंदर अब्दुल अजीज साहब जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के तौर पे चुने गए हैं और जनरल सेक्रेटरी के तौर पे अब्दुल करीम और भी 2 जनरल सेक्रेटरीज हैं और एक वाइस प्रेसिडेंट रफीक अंसारी साहब चुन के आए हैं। ये तो आज निर्माण हुआ है जिला कार्यकारिणी का। और उसके अलावा जो है आने वाले इलेक्शन के ताल्लुक से भी काफ़ी हद तक हमारी चर्चा हुई है। नए कमेटी ने भी बहुत सारी चीज़ें बोली है कि आने वाले जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन है उसको हम लोग बहुत स्ट्रांगली, पॉजिटिवली, ग्रास रूट लेवल पे काम करके हम लोग अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट देने के लिए हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये समझा जाए कि आज एसडीपीआई ने मुंबई में बीएमसी के इलेक्शन के लिए अपना बिल्कुल बचा दिया? यस, आप बोल सकते हैं, क्योंकि आज डीआरसी हमारा जो है डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल, उसके साथ साथ जो है पार्टी कार्यकर्ता मेला भी था। दोपहर में इलेक्शन का पूरा प्रोसीजर हुआ, उसके बाद में से शाम में पदाधिकारी लोग थे, ब्रांचेस के, शाखा के और असेंबलीज के पदाधिकारी आए थे, जिन्होंने काफ़ी पॉजिटिवली हमको ये बताया कि ग्रास रूट लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं कि किस तरीके से बाकायदा हम लोग बूथ लेवल मैनेजमेंट तक के हमारा इसमें प्रोविजंस है और एक बड़े तौर पे आप देखेंगे आने वाले इलेक्शन में कि एक बड़ी ताकत बन के जो है एसडीपीआई यहाँ पे इलेक्शन में उभरेगी। एसडीपीआई अमेंडमेंट एक्ट पर अभी आपने बात किया, इस मुद्दे पे आप आगे का आपका नया होगा, किस तरह से आपका मुंबई शहर में किस मुद्दों पे आप देखिए, वक्फ जो एक्ट है ये बेसिकली किसी के डिमांड के बगैर जो है ये मुस्लिम समाज पे थोपा गया है और उसके अलावा जो है ये पूरी तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट माइनॉरिटी है, अगेंस्ट माइनॉरिटी राइट्स है और इसकी पुरजोर मुहिम जो है पर्सनल लॉ बोर्ड लड़ रहा है और उनके साथ हम लोग हैं कि वक्फ एक्ट आने के पहले से एसडीपीआई ने यहाँ पे आंदोलन किए कई सारी और उसके लिए हम लोग जो है ना पुलिस के ताल्लुक से केसेस भी हुए हैं और अभी जो है हम लोग पूरे महाराष्ट्र में बहुत सारी जगह पे और भी आंदोलन कर रहे हैं पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ में। कल भी हमने जालना में एड्रेस किया और जहाँ तक मुंबई शहर के लोकल मसलों का ये है, हम जानते हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम पे मोदी जी ने जो चकमा दिया है, जो उनकी आदतन है 2014 से भारतीय जनता देख रही है, भारत की जनता इस तरीके से यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया, 15 लाख के नाम पे हो या फिर किसान की आमदनी दुगनी होने के नाम पे हो या फिर स्मार्ट सिटीज़ के नाम पे हो, तरक्की के नाम पे हो, बुलेट ट्रेन के नाम पे हो। मुंबई के अंदर भी जो है आप देखते हैं कि कोई प्रोग्रेस नाम का ये नहीं, एक अगर बारिश आती है तो यहाँ पे जो है पूरे जनजीवन है अस्त व्यस्त हो जाता है। कि सारे चीज़ों को अपना फेल्यूर जो है और भ्रष्टाचार तो आप पूछिए मत। माइनॉरिटी के ताल्लुक से आप देखेंगे अभी हमने मुद्दा उठाया है और बहुत जल्द आप देखेंगे अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल के अंदर 1000 से 1500 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। उसके पूरे कागज पत्र हमारे पास है, आने वाले इसमें 1-2 दिन हम लोग उसका बड़ा खुलासा करने वाले हैं। सिर्फ ये सारे नाकामियाँ जो है इसको छुपाने के लिए भाजपा, शिवसेना
और एनसीपी जो पार्टी है, ये लोग सिर्फ ध्रुवीकरण का राजकारण कर रहे हैं। आज इन्होंने किरीट सोमैया को कुछ काम बचा नहीं है, इसीलिए आप देखते हैं कि भोंगा हमने उतारने का उन्होंने बहुत सारी जगह पे बताया है। बहुत अफसोस की बात है कि प्रशासन जो है वो हाईकोर्ट के आर्डर का या हाईकोर्ट के आर्डर में जो प्रोविजंस बताए गए हैं उसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन के करने के छोड़कर वो लोग इस खुशी करने के लिए, किरीट सोमैया को खुश करने के लिए ज़बरदस्ती का भोंगा उतारे। भोंगे के ऊपर भी जो है, जो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया उसके डेसिबल के तहत में अजान दी जा सकती थी, लेकिन जैसे कि उनका एजेंडा था कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं करेंगे। ये भाजपा की जो सोच है, इनकी आइडियोलॉजी, ये सिर्फ मुस्लिम द्वेष के ऊपर जिंदा है। ठीक आहे साहेब, ज्या प्रकारे आपण अजानबद्दल बोलले की हायकोर्टाचा आदेश असून सुद्धा ही महाराष्ट्र शासनाने अन्याय केलेला आहे, पण मुंबईत केवळ महाराष्ट्राचा जो मुस्लिम समाज आहे त्यांना हायकोर्टाचा आदेश वाचलेला नाही आणि 2 महिने झाले सगळे शांत बसलेले आहेत। मुस्लिम समाज पुढाकार घेत नाही। जेव्हा त्यांच्या गळेवर परवा दिवशी हिंदी बाजार आणि मदनपुऱ्यामध्ये पोलिसांनी येऊन कारवाई केली तेव्हा 3 तासामध्ये सगळे मुस्लिम समाजाचे नेते सह्याद्रीवर गेले आणि अजितदादा पवारांची चर्चा केली। त्याच्याबद्दल आपण काय म्हणणार? फर्स्ट ऑफ ऑल असं नाही की मुस्लिम समाज लास्ट मोमेंटला एक केलेलं आहे, पोलिसांबरोबर चर्चा चालू होती। 3-3, 4-4 लोकल जे बैठका आहेत DCP लेवलच्या याच्या झालेल्या आहेत, परंतु त्यांचं एवढंच म्हणणं होतं की ठीक आहे तुम्ही डेसिबल करताय पण आम्हाला ते भोंगा पाहिजे। आम्ही त्यांना हे पण सांगितलं तुम्हाला डेसिबलशी घेणं देणं आहे का भोंग्याशी घेणं देणं आहे, पण अप्रत्यक्षरित्या ते हे सांगत होते की भाजपाचं जो ध्रुवीकरणाचं राजकारण आहे त्यांना खुश करायचं होतं किरीट सोमैयाला, त्यांना फक्त भोंगा पाहिजे होता, म्हणून त्यांनी जे आहे ना हे सगळं एक तांडव माजवलं होतं। आणि ह्याच्या अनुसरून जे आहे ना काही ठिकाणी इवन इफ तुम्ही भेंडी बाजारचं वगैरे सांगताय त्या ठिकाणी पण त्या लोकांनी आश्वस्त केलं होतं की आम्ही हायकोर्टाच्या आदेशानुसारच त्या भोंग्यामध्ये ते डेसिबल ठेवणार आहेत। फक्त ते स्ट्रक्चर जे आहे भोंग्याचं, कारण त्यांना भोंगा नको होता आणि त्याचंच इथं फक्त सॅटिस्फाय करण्यासाठी भाजपाला त्यांनी हे भोंग्याचं राजकारण रचलं होतं। मुस्लिम समाज ऑलरेडी कोऑर्डिनेशनमध्ये होतं, पण हे जबरदस्ती सांगणं, मग ते चौकणी तुम्ही बॉक्स घ्या, साऊंड बॉक्स किंवा भोंग्यात वाजवा, डेसिबल हे जे फॅक्टर आहेत ते महत्त्वाचं होतं, पण हे फक्त भाजपाचं राजकारण होतं। काहीही त्यांना साध्य करायचं नव्हतं, कारण ध्वनी प्रदूषणाचं जर खरंच तुम्ही जर एवढं हे असताना सिन्सिअर तर आपण बघत आहोत की मुंबईसारख्या शहरामध्ये ध्वनी प्रदूषणाची मोठी समस्या आहे, त्यावर शासन काम करताना दिसत नाही आहे। आणि अजित पवार हे जे पक्ष आहे हे बेसिकली हे ज्या काही मुस्लिम समाजाचे राजकारणी वगैरे जे काम करत आहेत त्या ठिकाणी त्यांच्याकडून काही सोल्युशनची अपेक्षा नव्हती। त्यांनी सरळ सरळ भाजपाच्या ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाला अपोज करायला पाहिजे होतं, परंतु ते करत नाहीत। आणि समाज देखील त्यांचे हे जे दुपट्टीकरण आहे जे काही चालू आहे ते समाज समजतंय, फक्त इलेक्शन भाजपाचं हे राजकारण। साहेब, सगळे लोक अपयश झालेले आहे, पण सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ज्या नावाने भारत देशामध्ये जात आहे, मुंबईचा या अजानच्या विषयावर तुम्ही अजूनपर्यंत किती आंदोलन केले आणि पुढची तुमची काय वाटचाल होणार आहे? आम्हाला एवढंच म्हणायचं होतं की जनतेने या धर्मांध आणि ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाला जे आहे ना सडेतोड उत्तर द्यायला पाहिजे। मी अजून देखील मुस्लिम समाजाच्या यांना आवाहन करतो की भले तुम्ही ते भोंगे बंद ठेवा पण ते मशिदीवरती ठेवा, कारण हे तुम्ही त्यांना सॅटिस्फाय करण्यासाठी तुम्ही मुस्लिम समाजाला इतकं वेटीस धरणार का? मी तर म्हणजे यांना धडा शिकवण्यासाठी भोंगे हे मशिदीवरती दिसलेच पाहिजे, भले त्यातनं तुम्ही अजान देऊ नका पण हे असायला पाहिजे। आणि आम्ही जे आंदोलन केलं होतं, किरीट सोमैया हे वाशी नाका या ठिकाणी आले होते, त्यावेळेस त्यांनी आम्ही जबाब विचारण्यासाठी गेलो होतो आणि त्यावेळेस पोलिसांनी आम्हाला डिटेन केलं होतं। आम्हाला पण त्यांना विचारायचं होतं तुम्हाला डेसिबल बरोबर घेण्यात देणं आहे किंवा हायकोर्टाची ऑर्डर इम्प्लिमेंट होणं महत्त्वाचं आहे का किरीट सोमैयाला सॅटिस्फॅक्शन करून देणं महत्त्वाचं आहे? याचं उत्तर प्रशासनाकडे नव्हतं। प्रशासनाने देखील मला त्यांना आवाहन करायचं आहे, तुम्ही शपथ घेतलेल्या संविधानाची तुम्ही संविधानावर चालायला पाहिजे, ना की एखाद्या धर्मांध राजकीय ध्रुवीकरणासाठी तुम्ही त्यांचे टूल म्हणून वापरले जावे। साहेब, तुम्ही पण ज्या प्रकारे ट्रॉम्बेमध्ये आंदोलन केलं, तुमचं पण राजकारणाच्या ध्रुवीकरण नाही का? याबद्दल आमचं राजकारण आणि समाजकारण असं हे आहे आणि त्यात मग समाजकारण महत्त्वाचं आहे, कारण तुम्ही फक्त भोंग्याच्या ह्याच्यावर, कारण भरपूर प्रश्न महत्त्वाचे आहेत मुंबईचे पाण्यामध्ये आपण हाल बघतोय, मुंबईच्या ट्रॅफिकचे आपण प्रश्न बघतोय आणि झोपडपट्ट्या वगैरे त्या ठिकाणी जर बघितलं ना तर माणूस राहण्यायोग्य ती जागा नाही आहे, इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही आहे।
आणि हे सगळं प्रश्न सोडून तुम्ही भोंग्याच्या मागं लागताय. सरळ साधं हे प्रशासनाचं एका इन्स्ट्रक्शनवरती मुस्लिम समाजाने कधीही म्हटलं नाही आहे. आणि कुणीही म्हणे एखादी मशीद दाखवा मला ज्या ठिकाणी सांगितलं गेलेलं आहे की आम्ही हायकोर्टाची ऑर्डर मानणार नाही. हे सगळं आहे. बरं, आम्ही जे आंदोलन केले ते लोकांच्या हक्कासाठी आंदोलन केलं आणि या ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाच्या विरुद्ध आंदोलन केलेलं आहे. जे तुम्ही आज चालू आहे ना त्याच्या विरुद्ध हे आंदोलन होतं. आणि मायनॉरिटीला नेहमी वेटीस धरून त्यांना कुणी येतं टपली मारून जातं. हे राजकारण आता बंद व्हायला पाहिजे असं आमचं हे करायचं. म्हणून आम्ही किरीट सोमय्याला जाऊन फिजिकली थांबवण्याचा प्रयत्न केला. यापुढेही जर कोणी ध्रुवीकरणाचं राजकारण करणार असेल, समाजात विघटन करणार असेल, अशांतता पसरवणार असेल तर आम्ही त्यांच्या समोर उभारणारे पक्ष असणार आहोत. आपने कहा है की साहेब ज्या प्रकारे आपण म्हणताय की किरीट सोमय्याला आम्ही विटी धरणार होतो, पण काय वाटते तुमच्या ATF या राजकारणामध्ये मुस्लिम समाज तुमच्या आंदोलनावर येणार आहे महानगरपालिकामध्ये, काय वाटते तुम्हाला? का तुमच्याकडे वळणार आहेत काय? नाही, वळणार आहेत का म्हणजे आम्हाला एवढं माहीत आहे की फक्त सत्तेसाठी म्हणून, राजकारणासाठी म्हणून, जिंकण्यासाठी म्हणून आम्ही मुद्दे पॉलिटिसाइज करत नव्हतो. आणि आज मुस्लिम समाजाचे जे मुद्दे आहेत फक्त SDPI मुस्लिम समाजासाठी काम करत नाही आहे. ही दलित, वंचित आणि जे मागासलेले वर्ग आहेत, OBC आहे, इतर वर्गांसाठी काम करते. परंतु आज आपण बघत आहोत की प्रत्येक महाराष्ट्रात देशाचं राजकारण हे फक्त मुस्लिम सेंट्रिक होऊन बसलेलं आहे. काहीही झालं तरी आज नितेश राणे म्हणतात की हिंदी मराठीचा विषय होता त्यात तिने जबरदस्ती मुसलमान घुसडलं. म्हणजे ह्यांना काही काम झालं नाही. प्रत्येक ह्याला सेंट्रिक मुस्लिम बनत आहे आणि यांच्यावर जे काही अत्याचार होत आहेत, त्यांचं हनन होत आहे त्यांच्या अधिकारांचं, त्याच्यासाठी लढण्यासाठी SDPI पुढं आहे. आणि मला अपेक्षा आहे की मुस्लिम समाजांना अपेक्षा होती की यापूर्वी देखील सो कॉल्ड तथाकथित सेक्युलर पार्टीने त्यांच्या न्यायासाठी लढावं. पण आपण बघितलेले वक्फच्या बिलमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस, दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसने धोका दिलेला आहे. समाज जे आहे यांच्यापासून दूर गेलेला आहे आणि SDPIला एक आशेचं किरण म्हणून बघत आहे मुंबईमध्ये. मुंबई शहर में कितनी सीटों पर देखिए, मुंबई जो बड़ा है कॉरपोरेशन है, इसमें इतना मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे जगह से हमको पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, लेकिन हमारे काम करने का तरीका अलग है. हम लोग कोई स्पॉन्सर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उद्योगपतियों से फंड लेके काम करने पॉलिटिकल पार्टी नहीं, गरीबों की, वंचितों की पार्टी है और उनके हेल्प से ही पार्टी चलती है. और बहुत सारे लोगों को पॉजिटिव रिस्पांस आ रहे हैं. तो मोस्ट ऑफ दी जो है ना मैक्सिमम सीट हम लोग लड़ने की कोशिश करेंगे. लेकिन फिगर अभी बोलना जो है ना एक इमेच्योर स्टेज रहेगी. लेकिन ये जो प्रस्तावित पक्ष है ना, इनको हम लोग बहुत अच्छे से धक्का देंगे और उनको बताएंगे कि अब जो है ना एक्चुअल में लोगों का काम करना पड़ेगा. ढकोसलीबाजी, भाजपा जैसे, मोदी जैसे फेक प्रॉमिसेस नहीं चलने वाले. सर, आपने कहा है कि मुंबई में बहुत सी समस्या है, उस पर सरकार ध्यान नहीं देती है. महाराष्ट्र में बहुत सी समस्या है, सारे समस्याओं को साइड में रखते हुए मराठी भाषा पे सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है. अभी हमने हाल ही में कुछ एक बयान देखा है, उत्तर भारतीय सेना के जो विकास सेना के अध्यक्ष है कोई शुक्ला जी है, वो कहते हैं कि राज ठाकरे जी सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारतीय हिंदुओं को परेशान करते हैं, मुसलमान पे कभी उनका वो नहीं करते, मारते नहीं है, सिर्फ उत्तर भारतीयों को परेशान किया जा रहा है. क्या कहेंगे जो अभी आने वाले चुनाव से पहले जो ये खेल चल रहा है? आपने अभी बोला ना कि मुसलमानों के बारे में राज ठाकरे कुछ नहीं करते, मुसलमानों की, तो ये मुसलमानों का जो है एक राक्षसीकरण चल रहा है, एक डिमोनाइजेशन हो रहा है. मतलब आज एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि आप अगर इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ में कुछ बोलेंगे, आप मॉब लिंचिंग करेंगे, आप किसी को कत्ल करेंगे, आप किसी मस्जिद पे जाके भगवा झंडा लगाएंगे तो आपको देशभक्त कहा जाएगा, आपको सम्मानित किया जाएगा. हमने घटिया राजनीति देखी है. बिल्किस बानो जैसे रेप करने वाले रेपिस्टों को सत्कार करने वाली इनकी मानसिकता है. मुसलमानों को पीड़ा देके ये देशभक्ति साबित करने के लिए बोल रहे हैं. इनकी सोच ऐसी है. और आज ये जो उत्तर भारतीय और महाराष्ट्रीय जो झगड़ा लगा रहे हैं, ये विघटनवादी की जो असल सोच है, ये संघ के विचारधारा से निकली हुई सोच है. क्या जातिवाद को लेकर जातिवाद को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं मराठी एक प्रादेशिक है, हमारी एक कल्चरल आइडेंटिटी है और हम ये चाहते हैं कि हर स्टेट का, हमारी विविधता में एकता, यही भारत की पहचान है. और उसके तहत में स्टेट के अंदर मराठी का रिस्पेक्ट होना चाहिए और प्राइमरी स्कूल्स के अंदर मराठी सिखाना चाहिए. लेकिन एक धमकी के स्वर में अगर ये बोलना चाहता है कि हम हिंदी बोलने वाले इतने हैं, आप मराठी इतने हैं, ये कभी भी भारत के लिए अच्छी बात नहीं है. और ये विघटनवादी सोच, ये भाजपा पुरस्कृत भोंगे बज रहे हैं, ऐसा हम बोलना चाहते हैं.
सर, इस बार महानगर पालिका के चुनाव से पहले ही जो हलचल दिखाई थी, किस ग्राउंड को लेके इस बार आप लोग महानगर पालिका का चुनाव लड़ने वाले हैं और किस हद तक आप लोगों की तैयारियां हो चुकी है? देखिए कैसा है ना, महानगर पालिका का चुनाव अभी हाल ही में नज़दीक है। आप लोग सब जानते हैं कि आने वाले चंद महीनों में महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है और हर पार्टी की कुछ ना कुछ तैयारी होती है। उसी तरह से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने भी एक प्लान किया हुआ है। उस प्लान के तहत ही ये जो आज का पार्टी सम्मेलन था और DRC था, ये उसी के मद्देनज़र था। आने वाले समय में आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे जो प्रत्याशी है उनका भी हम नाम डिक्लेयर करेंगे और चुनाव की प्रतिक्रिया को पूरा करने का काम करेंगे। मेरा नाम अब्दुल अजीज़ शेख है और मुझे अभी न्यू डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट घोषित किया गया है। मैं चुनाव को लेकर बोलना चाहूँगा कि ये जो पार्टी है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर एक्टिव होने वाली पार्टी नहीं है, 24/7 काम करने वाली पार्टी है। आपको हर वक्त जो भी प्रॉब्लम्स है आप जो है 24/7 सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के दरवाजे पे आके दस्तक कर सकते हैं। उसका समाधान निकालने की हम पूरी कोशिश करेंगे और हम जो है दूसरी पार्टियों की तरह घोषणाबाजी और वो सब नहीं करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जो लीगली और जो पॉसिबल चीज़ें हैं हम उसी के ऊपर ही बात करते हैं और 24/7 काम करने वाले लोग हैं। आज से कुछ दिन पहले आपका एक जोश दिखाई दिया था HDPI के माध्यम से RCF पुलिस स्टेशन में। आप लोगों का एक कहना था कि जो मस्जिदों के भोंगे ना उतारिए। इस विषय को लेके आपने उसके कुछ दिनों के बाद ही देखा है कि मोहम्मदी रोड पे जो हंगामा हुआ था, इस विषय को लेके आपके HDPI पार्टी ने अभी तक क्या किया है? या बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका आपने डाला है या DC बल के मांग को लेके आपने अभी तक मुस्लिम समुदाय के लिए अभी तक क्या किया है? देखिए, जैसे कि आपने जैसे किरीट सोमैया के बारे में बोला, उसका एक राजकारण है। वो जब भी देखेगा तो गोंडी में गया, उधर अंटाफिल में गया, वहाँ पर उसने सिर्फ एक ही समुदाय को लेकर उसने बोला कि नॉइस पॉल्यूशन एक ही समुदाय को लेकर हो रहा है। हमेशा उसने मस्जिद के खिलाफ ही बोला है सारी चीज़, और वो बोलता है कि अनाधिकृत है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ वो खुद ही अनाधिकृत है। वो एक गुजरात से आया हुआ और महाराष्ट्र में आकर ध्रुवीकरण कर रहा है। और आप देखेंगे घाटकोपर में मराठी लोगों को सोसाइटी में रहने नहीं दिया जा रहा था, उनको सोसाइटी में नहीं रहने दिया जा रहा था, उनको घर नहीं मिल रहा था। उस वक्त ये कहाँ था? उस वक्त वो कहाँ था? आज वो लेकर मुस्लिम समाज को लेकर दूसरे लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। और महाराष्ट्र लोग जानते हैं कि ये जो किरीट सोमैया की राजनीति को उसने किस तरीके से, जब मराठी लोगों पे अत्याचार हो रहा था, उसने कैसी अपनी दूरी बनाई थी। और रही बात वो भोंगे उतारने की, आज भी हमारा स्टैंड क्लियर है। पूरे मुंबई में जितने भी जगह भोंगे को लेकर उतारा जा रहा है, हम आज भी मुसलमानों से कहते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर भोंगे उतारने को नहीं है, आप लोग भोंगे मत उतारिए। डीसी को लेकर जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करिए, किसी के भी दबाव में आने की कोशिश ना हो। और कोई आपके ऊपर दबाव बनाता है तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला है, कार्यालय हमेशा खुला है। आप आके हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी नेता हो इस महाराष्ट्र में, किरीट सोमैया हो चाहे वो नीतीश राणे हो, उसको हम लोग जवाब देने के लिए सक्षम है। जब किरीट सोमैया चेंबूर वाशीनाका में आया और उसकी एक ही मांग थी कि तमाम मस्जिदों के ऊपर से जो अनाधिकृत भोंगे हैं और जो अनाधिकृत मस्जिदें हैं, इनके ऊपर में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लोगों ने DCP साहब के साथ मुलाकात की और उनसे स्पष्ट एक सवाल किया कि आपका जो नॉइस पॉल्यूशन के ऊपर में कार्रवाई करने का है या आपको कोर्ट के जजमेंट के आधार पे काम करना है। तो उन्होंने इसके ऊपर में कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि नॉइस पॉल्यूशन बहुत तरीके से होते हैं और इसके वजह से हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो हमारा बोलना यही था कि अगर कोर्ट के जजमेंट में नॉइस पॉल्यूशन सिर्फ अजान के वजह से है तो आपकी कार्रवाई बनती है। और नॉइस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का जो मशीन होता है, जो उसकी रीडिंग मशीन होती है, उसको लेकर के भी उसके ऊपर में हमने उनके सामने बात रखी कि आपकी जो रीडिंग मशीन है ये बराबर नहीं है। क्योंकि एक मस्जिद के ऊपर में जब वो लोग कार्रवाई करने के लिए आए कि बोले यहाँ पर नॉइस पॉल्यूशन हुआ है, तो वहाँ पर वो रीडिंग जो है साइलेंट मोड पे ही 70+ बता रहा है
और जब लोगों ने बात करना शुरू किया तो 900+ जा रहा था। तो हमने उसके ऊपर में संदिग्ध आवाज़ उठाते हुए उनसे कहा कि ये मशीन में ही गड़बड़ी। तो उन्होंने खाली इतना कहा कि हम ये इस मशीन को चेंज कर देंगे, चेंबूर की मशीन हटा करके हम गवंडी की मशीन को लेके आएंगे, ऐसा कहा। तो मेरा बोलना ये है कि एसडीपीआई के लोगों ने चेंबूर के एतराफ़ में जितनी भी मस्जिदें हैं उनको एकत्र करने का काम किया और हर मस्जिदों के अंदर में भोंगे लगे रहेंगे और नॉइस पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे। ये हम लोगों ने इस तरह का काम किया। उसके बावजूद भी आपने देखा होगा मदनपुरा के अंदर में बड़ी तादाद के अंदर में जब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की बात की गई, अजीत दादा से बात की गई भोंगे के ताल्लुक से, तो अब उसी रात के दिन सुबह मीटिंग है और रात में ही पुलिस अधिकारी पहुंच करके वहाँ पर उन्होंने तमाम मस्जिदों के भोंगे वगैरह उतरवा दिए। तो कैसा है ये जो सरकार के नेतृत्व में जो काम हो रहा है ये मनमानी तरीके से हो रहा है। ये नॉइस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के हिसाब से नहीं हो रहा है। ये एक ध्रुवीकरण की राजनीति जिसे हम बोलेंगे, एक समुदाय को उसकी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम हो रहा है। दूसरा उसको और कोई काम नहीं हो रहा है इसके अंदर। तो भाई क्या कहेंगे, आने वाले महानगर चुनाव से पहले महाराष्ट्र में एक अलग सी राजनीतिक सरगर्म गर्म हो चुकी है, भोंगा वर्सेस मराठी। इसी मुद्दे को लेके शायद इस बार महानगर पालिका का चुनाव लड़ा जाएगा। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आने वाले चुनाव में कैसे कमर कस के आप लोग चुनाव के लिए काम करने वाले हैं? सबसे पहले भारत की राजनीति में और ख़ासतौर से महाराष्ट्र मुंबई की राजनीति में ये दुर्भाग्य की बात है कि बीते 76 सालों में मुल्क में जो मूलभूत सुविधाओं के बारे में हम लोगों से वादा किया गया है कि जो मूलभूत सुविधाएं, सबको रहने के लिए घर मुफ्त मिलेगा, खाने को सम्मानजनक भोजन मिलेगा, फ्री शिक्षा मिलेगी और स्वास्थ्य मिलेगा, ऐसी तो कोई चीज़ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। मुंबई गड्ढों के अंदर है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, नालियाँ, और उस चीज़ से बचने के लिए हुकूमत ने अभी ये क्या शुरू कर दिया है, वो धर्म की राजनीति कर रही है। आपसी लोगों के अंदर मेलजोल और जो मोहब्बत इखलास था, आज आप सूरत हाल ये देख रहे हैं, एक भारतीय के सामने दूसरे भारतीयों को दुश्मन बना करके उन्होंने ऐसा ध्रुवीकरण किया है कि जिस तरीके से अवसरवादी राजनीति अपनी सत्ता पक्ष को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए और अपनी कुर्सी के चारे पाए बचाने के लिए उन्होंने एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी को दुश्मन बना करके लोगों के सामने पेश कर रखा है। और इस तरीके से वो आने वाले समय में उसको मुद्दे की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरीके से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ऐसे सूरत हाल को बदलने की कोशिश करेगी। हम जहाँ तक अवामुन नास तक जाएंगे और उनको सत्य की राजनीति करने पर मजबूर करेंगे। और ये याद रखें, वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि अवाम को बेवकूफ़ बना करके उन्होंने 76 साल तक मूलभूत सुविधाओं से उनको दूर रखा और अवसरवादी राजनीति किया, हम उनको उनके हुकूक की राजनीति करने के लिए मजबूर करेंगे, चाहे हमें कितना भी वक्त देना पड़े। ये याद रखें, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जो फ्लैग आपने देखा है, फ्लैग का 1/3 हिस्सा जो आपने लाल रंग देखा है, वो लाल हमारे कैडर के खून से सींचा हुआ रंग है और वो जो हरा रंग है वो अमन का रंग है। हमें ये उम्मीद है कि आने वाले समय में अमन आने वाला है। वो सितारा जो दिल्ली के लाल किले से आपको एक दिन देखने को मिलेगा, ठीक उसी तरीके से आने वाले मुंबई के इलेक्शंस में आपको, महानगर पालिका इलेक्शंस में आपको एक निष्पक्ष और सामान्य नागरिक के लिए काम करने वाले ऐसे ईमानदार दयानतदार नेता भी ऐसे मिलेंगे जो आम नागरिक के लिए, जिनकी मूलभूत सुविधाएं, जो ज़रा सी पानी में, गटर का पानी उनके घर में घुस जाता है, रात में भय से वो सो नहीं पाता है, कहीं ऐसा ना हो कि ज़ोरदार पानी गिर जाए और छत टपकनी लग जाए। तो ऐसे सूरत हाल के लिए हम लड़ेंगे और लड़ते लड़ते हमें संवैधानिक तौर पर किसी भी हद तक जाना पड़े, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया उसके लिए कमर कस चुकी है।